गुड इवनिंग सभी छात्रों को। और उम्मीद है कि आप लोग घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। गुड इवनिंग, सब लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। आज क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है। चलो जुड़ते चलो सब लोग। यह है सेंट फॉर एनरोलमेंट। सब लोग जुड़ गए हैं आप लोग? चलो शुरू करें। देखो पिछली क्लास में हम लोग सर्टोली सेल की बात कर रहे थे, एंटीमुलेरियन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन के बारे में बात कर चुके थे, बहुत डिटेल क्लियर कर चुके थे। इनहिबिन हार्मोन, ऑल स्टूडेंट प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। सर स्पर्म वाला बता दीजिए। क्या पूछ रहा था? बोलो तो, उस वक्त क्वेश्चन याद नहीं रहा, बोलो तो फिर से। सर 64 दिन में बनता है, ये चीज नहीं क्लियर है। हाँ थोड़ा देर पेशेंस रखिए, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आएगा 5 मिनट के बाद आएगा। ऑफ करिए माइक, हम बताते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आज की टॉपिक की बात करेंगे। हम 4 फंक्शन पढ़ चुके थे, हम लोग ये बात पहले ही कर चुके थे। ये बात हमको पता है कि सर्टोली सेल्स रिलीज इनहिबिन हार्मोन, ये बात हम लोग यहां तक बात कर चुके थे। और इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तक पहुंच चुके थे बहुत। हाँ चलो, मतलब जब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट ज्यादा हो जाता है, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस का केस होने लगता है, जब स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में सर्टोली सेल्स के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है इनहिबिन। और ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? इनहिबिन हार्मोन सप्रेस मतलब होता है दबा देना या प्रभाव को रोक देना, या प्रभाव को रोक देना, सप्रेस कर देता है। सप्रेस द एफएसएच सेक्रेशन फ्रॉम द anterior pituitary glands to prevent the excess spermatogenesis। समझो, हम लोग ये बात कर चुके थे पिछली क्लास में, अच्छे से क्लियर हो चुके थे कि जब किसी मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में सर्टोली सेल्स जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन हार्मोन। और ये इनहिबिन हार्मोन सर्टोली सेल से तब रिलीज होगा जब रेट बढ़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट ज्यादा हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ज्यादा हो जाएगा,
उस कंडीशन में इनहिबिन हार्मोन सप्रेस कर देता है इसके सेक्रेशन को, एफएसएच के सेक्रेशन को, इसके सेक्रेशन को स्टॉप कर देगा। किससे भाई? तो याद रखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। टू प्रिवेंट द एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब ताकि रुक जाए, क्या रुक जाए? एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने से रुक जाए। यहां तक क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो माइक बंद करो। वो कान के सर दूरी से हुए भाई, कान में फिक्स है, कान में है कान। हाँ देख कान के नहीं हो रहा अलग अलग। रवि को हटा, तो रवि को रिमूव कर दो ग्रुप से। अरे बोलिए। सर्टोली सेल्स, लो रे तो आवाज बाहर है। Sertoli cells can synthesize estrogen hormone from the testosterone hormone। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये किताब में नहीं दिया हुआ है कि सर्टोली सेल्स जो टेस्टिस में होता है, ये सर्टोली सेल्स सिंथेसिस कर सकता है किसका भाई? एस्ट्रोजन हार्मोन। किससे? तो याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से सर्टोली सेल एस्ट्रोजन बना सकता है। कैसे? देख लो, ये मान लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, आप लोग को पीछे हम बता चुके हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से आएगा, बोलो तो? लीडिंग सेल से। और इस हार्मोन पे अगर यहां पे सर्टोली सेल्स यहां पे एक हार्मोन देता है, जिस एंजाइम देता है जिसका नाम है एरोमेटेज। याद रखना, ये किताब में नहीं दिया हुआ है। सर्टोली सेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बना लेता है, क्या बना लेता है? तो याद रखेंगे एस्ट्रोजन। और ये कैसे बनाता है? क्योंकि सर्टोली सेल्स के पास प्रकृति ने, भगवान जी ने एक एंजाइम दे रखा है। एंजाइम का क्या नाम है? एरोमेटेज। ये एंजाइम है, ये याद रखना, ये एंजाइम है। और इस एंजाइम के मदद से, एरोमेटेज एंजाइम की मदद से सर्टोली सेल्स इस टेस्टोस्टेरोन से बना लेता है। क्या बना लेता है? याद रखेंगे एस्ट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। मतलब सर्टोली सेल्स सिंथेसिस करता है, किसका सिंथेसिस करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। किससे? तो याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। मतलब सर्टोली सेल्स के पास प्रकृति ने एक एंजाइम दे रखा है और इस एंजाइम का नाम है एरोमेटेज। और इस एरोमेटेज एंजाइम के मदद से जब एरोमेटेज टेस्टोस्टेरोन पर गिरेगा, इस टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट होगा, तो इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा किसमें भाई? एस्ट्रोजन में। मतलब सर्टोली सेल्स हैज एबिलिटी, क्षमता है, और ये क्षमता खुद नहीं होती है, इसके लिए एंजाइम होते हैं। मतलब सर्टोली सेल्स के पास ये एंजाइम ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ये एंजाइम मान लो, ये एंजाइम अवेलेबल है, एरोमेटेज, ये एंजाइम अवेलेबल है। और ये एरोमेटेज एंजाइम जैसे ही मान लो इस टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करेगा, तो इस टेस्टोस्टेरोन से जाके बन जाते हैं कौन चीज? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये याद रखेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। क्लियर है? नहीं सर, एक बार फिर से। चलो फिर से, चलो ठीक है, एक मिनट, चलो समझ लो अच्छे से। हम यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं, सर्टोली सेल्स कैन सिंथेसाइज
एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये समझो, हम यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि सर्टोली सेल बना सकता है। सिंथेसाइज मतलब लिख लो निर्माण, कभी भी नहीं लो, तुम लोग को कमजोर रहता है, लिख लो। सिंथेसाइज मतलब निर्माण कर सकता है किसका भाई? एस्ट्रोजन का। और ये एस्ट्रोजन किससे बनाएगा सर्टोली सेल? तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। मतलब इतना अमाउंट में नहीं, कुछ अमाउंट में। मतलब सर्टोली सेल्स मेल में कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन बनाने की भी औकात रखता है। और ये औकात इस सर्टोली सेल के पास देखो कैसे आया, ध्यान दो। ये मान लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, और आपको पता है ये मेल सेक्स हार्मोन है, ये तो पता है भाई, ये मेल सेक्स हार्मोन है। और ये भी पता है कि इसका सोर्स जो है, ये सोर्स किसका है? लीडिंग सेल्स, ये भी पता है आपको, ये सर आप डिस्कस कर चुके हैं। अब इस टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, और ये रिलीज किया गया है लीडिंग सेल्स के द्वारा। तो इस लीडिंग सेल्स पर क्या होता है? लीडिंग सेल्स के द्वारा जो ये टेस्टोस्टेरोन बना, इस टेस्टोस्टेरोन पे अपना सर्टोली सेल्स क्या करेगा? ध्यान देना, सर्टोली सेल्स ये एक एंजाइम देगा, और इस एंजाइम का नाम है एरोमेटेज। ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना। मतलब सर्टोली सेल्स एरोमेटेज एंजाइम्स रिलीज करता है, और ये एरोमेटेज एंजाइम्स जो है एक्ट करता है इस पे, टेस्टोस्टेरोन पे। मान लो ये इसके लिए सबस्ट्रेट है, ये समझो, जिस पे एंजाइम का एक्शन होता है उस ये सबस्ट्रेट होता है, याद रखना। ये एरोमेटेज एंजाइम क्या करेगा? ये जाके एक्ट करेगा इस टेस्टोस्टेरोन पे, और इस टेस्टोस्टेरोन को फाइनली किसमें बदल देगा? तो इसको बदल देगा एस्ट्रोजन। और ये क्या है भाई? ये फीमेल सेक्स हार्मोन। मतलब सर्टोली सेल्स मेल में कुछ अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में नहीं, ये बात याद रखना, निग्लिजिबल अमाउंट में, कुछ मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं भाई, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी बना सकता है। और ये एस्ट्रोजन किससे बनेगा? तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन से। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, और ये लीडिंग सेल से रिलीज किया गया है। और ये जब सर्टोली सेल क्या करेगा, क्योंकि ये एंजाइम ऑलरेडी अवेलेबल है, ये याद रखना, ये एंजाइम्स जो एरोमेटेज लिख रहे हैं, ये एरोमेटेज एंजाइम सर्टोली सेल्स में पहले से मौजूद है। और ये एरोमेटेज एंजाइम क्या करेगा? उस टेस्टोस्टेरोन को फाइनली कन्वर्ट कर देता है इसमें, एस्ट्रोजन में, और ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पांचवा, बोलो हाँ या नहीं, बोलो यस या नो। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये पॉइंट पांचवा, बहुत सारे पॉइंट अभी पढ़ाने बाकी है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। चलो, छठा नंबर पॉइंट है, फिफ्थ पढ़ा चुके हैं। चलो, 6 नंबर इंपोर्टेंट है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी के भी पॉइंट से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। मे बी आज के एग्जाम, ध्यान देना अच्छे से। देखो, एफएसएच हार्मोन हम आप लोग को बताए हुए, एफएसएच हार्मोन act on the सर्टोली सेल्स। एफएसएच हार्मोन एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स, act on the सर्टोली सेल्स and stimulates the secretion of some factor। ये किताब लिख के छोड़ दिया है, और फैक्टर रिलीज करता है। अब मतलब जैसे ही एफएसएच हार्मोन ये जब एक्ट होगा, किस पर एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स पे, और इसको स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा सेक्रेट करने के लिए सम फैक्टर। और ये फैक्टर किताब में नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम आप लोग को बता देते हैं, एबीपी और प्लस क्या इनहिबिटर, यही फैक्टर है। मतलब सर्टोली सेल्स पर जब एफएसएच हार्मोन का एक्शन होता है, तो सर्टोली सेल्स एफएसएच हार्मोन पर उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर सेक्रेट करता है कुछ फैक्टर, जिसका नाम है एबीपी और इनहिबिन, which help
which helps in the process of एस्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मतलब एफएसएच हार्मोन जब एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, तो सर्टोली सेल्स के द्वारा कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं, और ये फैक्टर क्या क्या है, एबीपी और क्या है, इन्हिबिन, जो मदद करता है किस प्रोसेस में, एस्पर्मियोजेनेसिस। ये याद रखना। ये एफएसएच जो है फाइनली ऐसा समझो कि इस एस्पर्मेटिड्स, समझ लो अच्छे से, एस्पर्मेटिड्स, और इस एस्पर्मेटिड्स से क्या बनता है, एस्पर्म, और इस प्रोसेस के दौरान एक्शन होता है जिसका नाम है एफएसएच। ये मतलब याद रखना, एफएसएच जो है वो डायरेक्टली एस्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। मतलब एस्पर्मेटिड्स जो है ये स्पर्म में तब बदलेगा जब इस पे हार्मोन गिरेगा, कौन सा, एफएसएच। इसी प्रोसेस को एस्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनना, यही प्रोसेस कहलाता है एस्पर्मियोजेनेसिस। और एस्पर्मियोजेनेसिस करवाने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है, और इस हार्मोन का नाम है एफएसएच। मतलब एस्पर्मेटिड्स पर जब एफएसएच एक्ट होगा तो ये एस्पर्मेटिड्स को स्पर्म में बदल देगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो स्लाइड में तुम लोग को 1 मिनट यहाँ सुनाना होगा क्या? चलो ठीक है, चलो देखो अच्छे से समझना। अब टॉपिक होने जा रहा है एक मिनट, हाँ चलो। तो यहां तक हम लोग की बात कर चुके हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है सम इंडोक्राइन सेल्स are present between the vestibules is called Leydig cells। देखो कुछ इंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं किसके अंदर में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच में कुछ सेल इंडोक्राइन सेल्स मौजूद है, और इस सेल्स को लीडिक सेल्स बोलते हैं, या इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ये याद रखना। मतलब कुछ इंडोक्राइन सेल्स जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच में होता है, और इस सेल्स का नाम है लीडिक सेल्स। ये याद रखना, लीडिक सेल्स। और ये लीडिक सेल्स जो होता है, ये लीडिक सेल्स secretes leading cells secrete testicular hormone, जिसको हम लोग क्या हार्मोन का नाम बताओ तो कोई, क्या बोल रहा है कोई, LH। लीडिंग सेल सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं, या हम इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है भाई, लीडिक सेल्स। ये लीडिक सेल्स टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। और किसके रिस्पांस में, तो याद रखना, इन द रिस्पांस टू कौन हार्मोन बोलो, LH या ICSH हार्मोन। क्लियर है तो बोलो हाँ या नहीं।
मतलब लीडिंग सेल्स जो है ये टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन लीडिंग सेल्स तब रिलीज करेगा जब इस पे एक्शन होगा, एलएच का या किसका एक्शन होगा, आईसीएसएच का। एलएच या आईसीएसएच जब लीडिंग सेल्स पर गिरेंगे तो उस लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज किया जाएगा और इस टेस्टिकुलर हार्मोन का नाम है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। और ये तब रिलीज करता है जब इस पर एल से एलएच, एल से लीडिंग सेल, याद रखना एल से एलएच और एल से लीडिंग सेल्स। मतलब लीडिंग सेल्स पे जैसे ही एलएच या आईसीएसएच का जब गिरना शुरू होता है उस लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज किया जाता है और उस टेस्टिकुलर हार्मोन को हम लोग एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ये तब रिलीज होता है जब किसके रिस्पॉन्स में, आईएलएसएच और आईसीएसएच हार्मोन के प्रेजेंस में। ये बात यहां तक क्लियर है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, याद रखना नीट के लिए। क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। यस सर। क्लियर है सारे लोग, सब लोग जब बोलो तो सब लोग बोलो, क्लियर है या नहीं है। यस सर। चलो ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में याद रख लेना, लिख लो आज तारीख, नीट 2022 में एक क्वेश्चन श्योर, ये याद रखना, नीट 2022 में एक क्वेश्चन श्योर है और टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखना ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद लग रहा है कि 5 मार्क में बिहार बोर्ड में भी आ सकता है। देखो क्या होता है। चलो तो आज हम लोग सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक से एडवांस जाएंगे, अप टू नीट तक जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले ये तो आप लोग को पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलो, और हाँ इसका जो साइट होता है, साइट, इसका साइट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है, ये सब सारा बात हो चुका है। अब मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रक्रिया जो होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसका, जेनेसिस का मतलब बताए हुए थे क्या, बोलो फॉर्मेशन। और स्पर्मेटो का मतलब क्या, बोलो स्पर्म। मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होता है वो जाके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब देखो क्या क्या होता है, ध्यान से देखते चलना। मतलब ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज द spermatogonia undergoes meiosis cell division, मियोसिस सेल डिवीजन करवाएगा। मतलब जब किसी मेल में, जब मेल 12 से 13 इयर्स का हो जाता है कोई लड़का, तो उस लड़का में क्या होता है ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में जो स्पर्मेटोगोनिया रह रहा है वो स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस सेल डिवीजन करेगा एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म। प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म।
प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड स्पर्म प्रोड्यूस करेगा जिसमें क्रोमोसोम N होगा, 23 होगा या हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड N होगा, 23 होगा या हम लोग इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड का मतलब पता है ना? हैप्लॉइड का मतलब पता है? बोलो। जब सेल के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो या डबल सेट? सिंगल। अरे ऐसे समझो ना, किसी फादर के पास सिंगल लड़का हो तो सिंगल सेट समझ ना, हैप्लॉइड है। डबल सेट है, डिप्लॉइड है। क्लियर है? और ये भी याद रखना कि मियोसिस में, ये भी आज क्लियर याद रखना कि जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम reduced to half, reduced to क्या बोलो? हाफ हो जाता है। मतलब जितने पेरेंट्स में क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम का क्या होता है? आधा हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? रेड्यूस हो जाता है। रेड्यूस होकर कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। यस सर। अब देखो, बोलो, किसी को प्रॉब्लम यहां तक? माइक बंद कर लो बुआ। चलो, तो ये बात अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब समझो, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, जरूरी पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लो आज कि स्पर्मेटोगोनिया जब मियोसिस सेल डिवीजन करेगा तो उसके वजह से हैप्लॉइड स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले ये जान लो कंडीशन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कंडीशन क्या क्या लगेगा? तो पहला कंडीशन में पहला याद रखना टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना बोलो? 2 से 2.5 डिग्री सी लोअर देन बॉडी डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर मतलब ऐसे बोले 35 या 34.5 डिग्री सी, इतने डिग्री तापमान की जरूरत होगी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। दूसरी बात और क्या लगेगा, ध्यान देना। एक हार्मोन लगेगा। हार्मोन लगेगा। मतलब आवाज टकरा रहा है सर। आवाज रिपीट आ रहा है सर। पिक्चर भी नहीं आ रहा है सर। पिक्चर तो आ रहा है। रुक जाओ। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और तीसरा होता है कि विटामिन ई। विटामिन ई जरूरी होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई एंड विटामिन ए। विटामिन ए। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी मेल में अगर विटामिन ई का कमी हो जाता है, तो अगर कमी हो गया तो ये मेल एस्ट्राइल हो जाता है। एस्ट्राइल हो जाएगा। मतलब वो अपने जीवन काल में कभी भी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करेगा। मतलब ये कंडीशन होना चाहिए। टेम्परेचर होना चाहिए और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए। उसके बाद विटामिन ई एंड विटामिन ए की जरूरत पड़ता है स्पर्मेटोजेनेसिस के। तो अब हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे कि ये टेम्परेचर कितना। तो याद रखना 34.5 या 35 डिग्री सी टेम्परेचर। हार्मोन में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद विटामिन में कौन सा? विटामिन ई। और विटामिन ई का मुख्य सोर्स होता है गन्ना के जूस जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग कुसियार बोलते हैं, उसका जो है जूस होता है। उस जूस पीने से विटामिन ई का जो है ना
ज्यादा होता है, बॉडी में बढ़ जाता है, और विटामिन ई जो है ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अगर किसी मेल में विटामिन ई की कमी हो जाए तो मेल गन्ना का जूस पीना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज अगर ज्यादा विटामिन ई घटा तो इसके वजह से क्या होगा कि अपने जीवन अवधि में कोई भी मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो ये मेल स्टेराइल हो जाएगा, कभी जो है अपने जीवन काल में फादर बन ही नहीं पाएगा। विटामिन ए का सर? क्या बोला? विटामिन ए? साग वगैरह सब खाओ, सेब वगैरह सब खाओ, फल फूल सब खाओ, विटामिन ए, विटामिन ए इंक्रीज कर जाएगा ज्यादा तो? हम क्या बोले, विटामिन ए इंक्रीज होने से? ई विटामिन ई इंक्रीज होने से नहीं, घट जाने से, डिफिशियंसी हो जाएगी तब। मतलब वही तो बोला। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। मतलब नोट में लिख लो, नोट मतलब डिफिशियंसी अगर हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई हो जाएगा, और विटामिन ई का कोई हमको केमिकल नेम बता सकते हो? तो उसके मेरे तरफ से उसे अभी पेटीएम की जाएगी 10 रुपया। क्या बोले? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टाइम समाप्त हो गया, छोड़ो, तुम लोग पैसा नहीं लो। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई का नाम होता है टोकोफिरॉल, याद रखना, टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल होता है केमिकल नेम। और डिफिशियंसी जब होता है विटामिन ई का, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस एस्ट्रिलिटी, एस्ट्रिलिटी आ जाता है, एस्ट्रिलिटी, STERILITY, एस्ट्रिलिटी, जिसको हम लोग नपुंसक, इसको नपुंसक कहा जाता है, एस्ट्रिलिटी हो जाता है। मतलब नपुंसक हो जाने के बाद क्या होता है ना कि उसमें कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। तो ध्यान रखना, विटामिन ई की डिफिशियंसी बहुत जरूरत पड़ता है, और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई के कारण जो एस्टेरिलिटी आ जाता है, जिसको हम लोग नपुंसक, अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड्स, अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड्स, मतलब अब जब कोई मेल बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, मतलब नपुंसक है। और नपुंसक में बहुत सारे रीजन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि विटामिन ई ही हो सकता है, मतलब विटामिन ई एक कारण हो सकता है। हम ये नहीं बोले हैं, ये बात ध्यान रखना, हम ये नहीं बोले हैं कि विटामिन ई के कमी से स्टेरिलिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत सारे कारण है। पहला कारण है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई के भी कमी से स्टेरिलिटी आ जाता है, मेल नपुंसक हो जाता है, और वो बच्चा पैदा करने में असक्षम हो जाता है। क्लियर है तो बोलो हाँ या नहीं। यस सर। अब देखो, अब बहुत धीरे से पैसेंस रखना, अब धीरे धीरे समझना, और मेरा ज्यादा कंसेप्ट चलो देखो समझना, स्पर्मेटोजेनेसिस, अब अच्छे से समझना सभी लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस process is completed in 3 major steps, 3 मेजर स्टेप्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला फेज है मेजर स्टेप्स या फेजेस, और पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, और दूसरा फेज है ग्रोथ फेज।
और तीसरा फेज है मैचुरेशन फेज। और याद रखना मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मेल में 3 मेजर स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज है ग्रोथ फेज और तीसरा फेज है मैचुरेशन फेज। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है मैचुरेशन फेज। अब देखो हम धीरे धीरे से बता रहे हैं, अच्छे से समझना। हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है मेल में वो 3 मेजर स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है फेज ग्रोथ फेज और तीसरा फेज है मैचुरेशन फेज। और ये फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब देखो ध्यान देना अच्छे से। हाँ चलो तो छोटा छोटा बनाते हैं, अच्छे से समझना। ये मान लो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया है और इस स्पर्मेटोगोनिया में 2n है या 44 प्लस XY है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है सबसे पहले समझना, अच्छे से समझना। स्टेप में स्टेप तुम लोग को स्टेप वाइज पढ़ाते हैं। चलो तुम लोग को स्टेप वाइज पढ़ाते हैं। स्टेप 1 समझो। स्पर्मेटोगोनिया जिसमें क्रोमोसोम 46 है और 2n है, डिप्लॉइड सेल्स है। और ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा ना, ये स्पर्मेटोगोनिया में जाके माइटोसिस होगा। ये माइटोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन होने के कारण यहाँ पे 2 सेल बना, यहाँ पे 2 सेल जाके बन गया। और इस सेल का नाम हम लोग टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे और इस सेल को हम लोग टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। अब देखो अच्छे से, मतलब जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ और माइटोसिस सेल में क्या होगा, इस फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में अगर पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा तो 2n होगा, या हम लोग इसको डिप्लॉइड बोलेंगे, या हम लोग इसको 44 प्लस x और y बोलेंगे। सेम इसी तरह इसमें भी होगा 2n, या हम लोग इसको डिप्लॉइड बोलेंगे, या हम लोग इसको 44 प्लस x और y बोलेंगे। मतलब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और जिसके वजह से 2 सेल्स बनेगा, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ क्योंकि डिवीजन यहाँ पे माइटोसिस होगा और माइटोसिस टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बनेगा जिसको 2n या डिप्लॉइड या 44 प्लस XY, 2n डिप्लॉइड 44 प्लस XY। मतलब स्टेप 1 में क्या होगा कि ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस सेल डिवीजन करके 2 सेल को प्रोड्यूस करेगा और 2 सेल का नाम क्या है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा सेल का क्या नाम है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इन दिस स्टेप माइटोसिस डिवीजन अकर्स। इन दिस स्टेप क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन अकर्स। मतलब इस स्टेप में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा जिसके वजह से दोनों स्पर्मेटोगोनिया के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो तो। हो गया सर। यस सर। क्लियर है?
बंद कर लो माइक। हाँ, टाइप ए, टाइप एक दिक्कत नहीं है। एस्पर्मेटोगोनिया, एस्पर्मेटोगोनिया undergoes mitosis, cell division and produce two types of एस्पर्मेटोगोनिया। एक बनेगा क्या भाई, टाइप ए एस्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा बनेगा टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया। मतलब एस्पर्मेटोगोनिया ये जाके डिवाइड करेगा माइटोसिस सेल डिवीजन से, और जिसके वजह से प्रोड्यूस होगा दो तरह के एस्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए एस्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि टाइप बी, टाइप ए एस्पर्मेटोगोनिया undergoes again type A spermatogonia undergoes again mitosis cell division and produce more spermatogonia for later spermatogenesis। ये याद रखना। मतलब टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है, ये अगेन मतलब होता है पुनः, अगेन मतलब पुनः माइटोसिस करेगा और वो प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया फॉर लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, याद रखना, लेटर मतलब होता है बाद में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी उस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोगोनिया फॉर लेटर स्पर्मेटोजेनेसिस। बट टाइप बी, बट टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया undergoes growth and enlarge in size and form primary स्पर्मेटोसाइट। ये याद रखना। मतलब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होगा जिसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा और इनलार्ज होके, इनलार्ज मतलब होता है बड़ा होके, बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा और निर्माण करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये ना 2n है, डिप्लॉयड है और 44+XY है। मतलब याद रखना कि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में जाके ग्रोथ होता है और साइज में बड़ा होके निर्माण करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये एक डिप्लॉयड सेल्स है और जिसमें क्रोमोसोम्स जो है 44+XY है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। अब देखो स्टेप 2,
अब मान लो हम लोग ये देख चुके थे, अब मान लो हम यहीं से लेके चलते हैं। इसका नाम है टाइप बी, टाइप बी, टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया। और ये टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया है जिसमें क्रोमोसोम कितना है बोलो, 44 प्लस XY, या हम लोग इसको बोल सकते हैं 2N। अब ये प्राइमरी टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, इसमें जाके ग्रोथ होगा, ग्रोथ, और ग्रोथ होके यह जाके एक बड़ा सेल बन गया, और इस सेल का नाम हम लोग प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट में भी क्या होगा, 44 प्लस XY, या हम लोग इसको 2N, मतलब टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया क्या होगा, इसमें जाके ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होके एक सेल्स बनाएगा, और इस सेल्स का नाम होगा प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें क्रोमोसोम होगा 44 प्लस XY या 2N। बोलो यहां तक क्लियर है, बोलो। यस सर। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं द टाइप बी, टाइप बी, टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया, जिसमें क्रोमोसोम कितना है, 44 प्लस XY, ये इनलार्ज टू फॉर्म, इनलार्ज टू फॉर्म, इनलार्ज टू फॉर्म प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स, ये जाके बनाएगा प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट। अब देखो, अब इसमें भी कितना हो जाएगा, 44 प्लस XY। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, स्टेप 3, स्टेप 3 देखो, ये स्टेप 2 था, ये क्या था, ये याद रखना स्टेप 2 है। और स्टेप 2 पे क्या होता है, टाइप बी एस्पर्मेटोगोनिया इनलार्ज होके, इनलार्ज मतलब होता है साइज में बड़ा होके, और ये निर्माण करेगा प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स का, जिसमें क्रोमोसोम कितना होगा, 44 प्लस XY। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें क्रोमोसोम कितना है, 44 प्लस XY, undergoes mitosis, undergoes meiosis, first meiosis, undergoes first meiosis cell division, meiosis, first meiosis cell division, and produce two haploid, produce two haploid, to produce two haploid, to produce two haploid secondary espermatocyte, और each secondary espermatocyte, each secondary espermatocyte, each secondary espermatocyte has 23 and, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 22 प्लस X और 22 प्लस Y। यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो बोलो तो। नो सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो, यहाँ देखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मान लो इस सेल का नाम है प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट,
और इसमें क्रोमोजोम कितना है 44 प्लस XY। अब ये सेल क्या करेगा, ध्यान देना, ये सेल में जाके होगी फर्स्ट मियोसिस, इसमें जाके होगी फर्स्ट मियोसिस, और फर्स्ट मियोसिस होने के कारण यहाँ पे 2 सेल्स बना, मान लो ये 2 सेल्स बना, और यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, और फर्स्ट मियोसिस यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है रेड्यूस हो जाएगा, और रेड्यूस टू होके कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब आधा हो जाएगा। तो मान लो 2 सेल्स बना, तो इसमें कितना हो जाएगा 22 प्लस X, और इसमें भी कितना हो जाएगा 22 प्लस Y। मतलब इन दोनों सेल्स को हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ये याद रखना। दोनों सेल को हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। मतलब दोनों स्टेप थर्ड में देख लो, स्टेप थर्ड में क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें 46 क्रोमोजोम है, या इसको हम लोग 2n, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं n, और इसमें भी क्या बोल सकते हैं n, हैप्लॉइड सेल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला बार जो मियोसिस होता है वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, हाफ। मतलब ये मान लो पेरेंट्स है और ये दोनों इसके डॉटर्स है, ये दोनों इसके डॉटर्स है। तो पेरेंट्स में अगर 46 क्रोमोजोम है और अगर मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, तो मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद क्या होता है कि जितने क्रोमोजोम यहाँ पे पेरेंट्स में होगा उस क्रोमोजोम का आधा हो जाता है। तो यहाँ पे 44 है, तो 44 का बट गया तो 2 सेल बना, तो 22 इसके पास 22, और XY तो एक ही पेयर है, तो एक सेल में चला गया X और एक में चला है Y। तो इन दोनों सेल्स जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है और फर्स्ट मियोसिस के द्वारा बना है, इसीलिए हम लोग इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो हाँ बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट देखो स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है ना, अब देखो, अब each secondary स्पर्मेटोसाइट्स, और इच में क्या क्या होगा 22 प्लस X, या क्या होगा, और क्या होगा बोलो 22 प्लस Y, यही ना होगा, बोलो 22Y क्रोमोजोम। अब ये क्या करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, each secondary spermatocyte undergoes meiosis second. Each spermatocyte undergoes meiosis second and forms two spermatids, मतलब दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। और ये बात क्लियर हो जाना आज कि मियोसिस सेकेंड के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोजोम कांस्टेंट होता है, ये बात आगे देखो। मतलब ये देख लो कि मियोसिस टू के दौरान क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रहता है। इसके मियोसिस 2 के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए each spermatids
each spermatids has haploid chromosome. और क्या होगा n, या इसको 22 प्लस x या 22 प्लस y बोलो। अब देखो, यहां देखो, अब मान लो, यहां समझो, अब मान लो ये सेल है और इसको हम लोग यहाँ पे 2 सेल बना था ना, ये प्राइमरी से 2 बना था, ये बना था और एक बना था, ये बन गया था। इन दोनों को हम लोग SE बोल दिए, SEC, स्पर्मेटोसाइट्स मान लो, और इसको P प्राइमरी बोल दिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिए। हाँ, और इसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा ना, इससे भी फिर जाके और इससे भी जाके यहाँ पे मान लो 2 सेल बन गया, इससे भी 2, इससे भी 2 और इससे भी 2। मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, यहाँ पे जाके मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 के दौरान क्या होता है, इसे हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे मान लो 2 सेल बना हुआ है और इसमें क्रोमोसोम कितना है, यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पर कितना क्रोमोसोम था, 44 प्लस XY, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 प्लस X, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 प्लस Y। और मियोसिस 2 इक्वेशनल सेल डिवीजन है, नंबर ऑफ C जो है, CH क्या है, कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मान लो इससे 2 सेल बना, इस सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस सेल का नाम हम लोग स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, इसको हम लोग स्पर्मेटिड्स। तो इसमें भी कितना क्रोमोसोम हो जाएगा 22 प्लस X और 22 प्लस X, और इसमें क्या हो जाएगा 22 प्लस Y, और क्या हो जाएगा 22 प्लस Y। मतलब इन चारों सेल्स को हम लोग, इस सारे सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, बोल देते हैं स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स किससे बना, तो ये बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो इससे 4 सेल्स बना, और इस चारों सेल को हम लोग स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। अब इसी स्पर्मेटिड्स से क्या बन जाएगा, बोलो, इसी स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बन गया। अब देखो, इसी स्पर्मेटिड्स से क्या बन गया, इसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, मतलब स्पर्म। हाँ, स्पर्म मतलब सारे स्पर्मेटिड्स से क्या बन जाएगा, ये सारे स्पर्मेटिड्स से 4 स्पर्म बन गए। मतलब स्पर्मेटिड्स जो है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, याद रखना, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। लेकिन स्पर्म्स जो बनता है स्पर्मेटिड्स से, इस प्रोसेस को हम लोग, इस प्रोसेस को स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनना, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटिड्स से spermatids is converted into motile haploid sperm. Sperm is converted into motile haploid sperms is called spermiogenesis. बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया, बोलो। स्पर्मेटिड्स जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मोटाइल स्पर्म में, मोटाइल हैप्लॉइड स्पर्म में। इसे प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया तो सभी बच्चों हाँ बोलिए। यस सर। अब देखो, यस सर।
रुक जाओ 1 मिनट। इसलिए आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पेज आ रहा है, थोड़ा पेज ला रहे हैं। हाँ, चलो यही चीज देखो, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब देखो हम समझा रहे हैं अच्छे से। देखो ये जो सेल्स है इसको हम लोग एस्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। देखो अब ये स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ ना। अब इस स्पर्मेटोगोनिया से 2 सेल बना, एक ये बना, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बना, और इस टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बना, और ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी बना। अब ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ हुआ, जिसके वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। अब नहीं आ रहा है, पेज नहीं आ रहा है, छोड़ दो। अब ये जूम नहीं होगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, सब लोग जूम कर लीजिएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, इसके वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर जाके देखो सेकेंड मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, और जिससे बना क्या बना, इसके स्पर्मेटिड्स बना, और स्पर्मेटिड्स से फाइनली कन्वर्ट हो गया किसमें, स्पर्म में। और ये क्या है, ये स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का बनना ही यह स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी इनलार्ज होगा, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होके फिर जाके फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। ये बात सब हम पढ़ा दिए हुए हैं, ये सारा पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्लियर है? ये मान लो ये इंड हो चुका है, तो एक ऑर्डर जरूर याद रखना। एक ऑर्डर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो तो ऑर्डर याद रखना, तो ये इंपोर्टेंट ऑर्डर है। ऑर्डर ये याद रखना, ऑर्डर ये याद रखना कि पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, तो ये याद रख देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, तो इससे बना स्पर्मेटिड्स। इससे बना सर स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स से क्या बना, तो इससे बना सर स्पर्म। ये स्पर्म फिर क्या हुआ सर, रिलीज हो गया किससे, तो इस ये रिलीज हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से प्रोसेस को क्या बोल दिए भाई, तो इस प्रोसेस को एस्पर्मिएशन बोलते हैं। और स्पर्मेटिड्स से ये रुक जाओ थोड़ा, इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, याद रखना। अब देखो क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स से क्या बना, स्पर्म। और स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म मान लो ये एप्लॉयड स्पर्म है, ये एप्लॉयड स्पर्म किससे रिलीज हो जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को। और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मिएशन। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एस्पर्बिएशन बोलते हैं। क्लियर है, हाँ या नहीं? तो एक क्वेश्चन हम आप लोग को पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बता दीजिए हमको, स्पर्मेटिड्स एड है, 2 एड है, एड है, तीसरा 3 एड है, और चौथा नन। तो बोलो स्पर्मेटिड्स क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देते हैं कि हाउ मैनी
हाउ मैनी एस्पर्मेटोगोनिया, हाउ मैनी एस्पर्मेटोगोनिया नीड फॉर 100 स्पर्म, 100 स्पर्म प्रोडक्शन। बोलो कितना चाहिए? ऑप्शन दे रहे हैं 16, दूसरा दे रहा है 25, और तीसरा दे रहा है 32, और चौथा दे रहा है 100। तो बोलो तो 25 ये बोला राधिका। कितना स्पर्म बनेगा? एक स्पर्म बनाने के लिए कितने स्पर्मेटोगोनिया चाहिए? कितना? 25 होगा। 25। हाँ कैसे? देखो कैसे याद रखना, सोल्यूशन लिख लो इसका। सोल्यूशन ये बात याद रखना कि 1 एस्पर्मेटोगोनिया से गोनिया से याद रखना भाई। प्रेम भाई माइक ऑफ करो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। सारा बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। सारा कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है। हम लोग कल से एक बात इन्फॉर्मेशन है, कल भारत बंद है, इसलिए सारे क्लास ऑफलाइन। ओके सर। भारत बंद होने के कारण सारे क्लास इसलिए आप लोग को आज से ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है सर। कब से सर? 8 बजे। चलो ठीक है। तो ठंडा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, देख तो हमको रजाई में ओढ़ के पढ़ाना पड़ता है। रजाई में बैठ जाते हैं उसके बाद पढ़ाएंगे बढ़िया से। चलो ठीक है। तो मिलते हैं कल गुड नाइट।